प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आज हम 3 बातें समझाएंगे आपको। राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, राजा राम मोहन राय की रचनाएं और पद्धति। 3 बातें ले रहे हैं आज के लेक्चर में हम। क्या? राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया है, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजा राम मोहन राय। बेटा, हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन को हम 6 धाराओं में, 6 विचारधाराओं में विभाजित कर देते हैं। कंप्लीट राजा राम मोहन राय से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं मैं। और ये 6 विचारधाराएं कौन सी हैं, कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसी के साथ ही मैंने आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो 3 विचारधाराएं वो भी आपको बताई थी, तो आज इनको दोहराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब राजा राम मोहन राय की बात आती है तो बेटा, मेरा मूल लक्ष्य क्या है कि आपको मैं इस रूप में समझाना चाहता हूं जिससे आप जो है सभी, चाहे वो भारतीय राजनीतिक विचारक हों, जिन्हें पूर्वी विचारक भी कह सकते हैं, पूर्वी विचारक कह सकते हैं, और चाहे पश्चिमी राजनीतिक विचारक हो। बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र दूंगा, एक डायग्राम दूंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी राजनीतिक चिंतक के चिंतन को, राजनीतिक विचारक के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या, चूँकि हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश कर रहे हैं आज से, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत ही हम किससे करें? राजा राम मोहन राय से। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय ही आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के जनक हैं बेटा, पिता हैं इसके, सिरमौर हैं इसके। किसके? आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। सिरमौर कौन है? सरताज कौन है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ही पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। राजा राम मोहन राय ने ही एक ऐसे सजीव पुल का कार्य किया है। पुल जानते हैं, जैसे कहीं पर भी हम कहेंगे बीच में से कहीं नदी गुजर रही है तो नदी के ऊपर से पुल बनाया जाता है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक गुजरने के लिए पुल बनाया जाता है ना। ऐसे ही राजा राम मोहन राय ने भी एक पुल का कार्य किया, एक सजीव पुल का कार्य किया है। राजा राम मोहन राय ने अतीत की सभ्यता और संस्कृति को भविष्य तक पहुंचाया है, आधुनिक समय तक पहुंचाया है। मतलब अतीत से लेकर के और भविष्य तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, अतीत की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों को, वो कार्य किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। इसलिए राजा राम मोहन राय ने एक सजीव पुल का काम किया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। मतलब प्राचीन समय की जो संस्कृति थी, जो समाज के सर्वोच्च मूल्य थे, उनको इन्होंने आधुनिक समय में अपनाने की बात कही। और साथ में ये भी कहा कि केवल पश्चिमी मूल्यों को लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पश्चिमी मूल्यों को आप लीजिएगा, लेकिन इसके साथ में अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। मतलब इसका ये होगा कि राजा राम मोहन राय ने पूर्व और पश्चिम या परंपरावाद और आधुनिकतावाद के बीच में समन्वय स्थापित किया है। इसलिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। यस, इसके बाद में अब हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। चलिए बेटा, अब देखिएगा, बहुत ही मैं स्पष्ट रूप में ऐसे समझाऊंगा जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। बेटा ध्यान दें, अब डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप, इसकी जो पद्धति है, तरीका है, वो समझें सबसे पहले। तो बेटा, भले ही आप किसी भी विचारक विशेष का अध्ययन करें, किसी भी विचारक विशेष का अध्ययन करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि उसका जन्म कब हुआ है, उसकी मृत्यु कब हुई है, किस क्षेत्र में उसने
सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो राजा राम मोहन राय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्या देखना है, नोट करें आप 1 2 3। बेटा क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ। देखो, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को पुनः से जगाया, दोबारा से जगाया। राजा राम मोहन राय के समय में सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए अपने सुझाव दिए और कहा कि पश्चिम की अच्छी बातों को भी स्वीकार करो, लेकिन विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। केवल अंधविश्वास से काम चलने वाला नहीं है। विवेक का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। और विवेक का जो प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, मतलब मध्य युग के अंतर्गत वास्तविक रूप में मनुष्य केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे जी रहा था। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने कहा कि केवल अंधविश्वास से, विश्वास और श्रद्धा से ही जीवन नहीं जीना है, बल्कि विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर करके हमें सही निर्णय लेना है। और विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हमें देखना है कि पश्चिम की जो अच्छी बातें उनको स्वीकार करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पूर्व की, मतलब भारत की, अगर कोई बुरी बात है तो उस बुरी बात को छोड़ने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने डटकर के सती प्रथा का विरोध किया था। जब इनके बड़े भाई की पत्नी, इनके बड़े भाई का नाम था जगमोहन राय, उनकी जो है पत्नी है, जब जगमोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जीवित जलाया जाता है, सती हो जाती है। तो यहीं पर राजा राम मोहन राय ने ये दृढ़ निश्चय किया था कि इसका मूल कारण क्या है, मैं सबके सामने रखूं। तो उन्होंने तर्क दिया कि जब पति के मरने पर पत्नी को जीवित जलाया जाता है तो फिर पत्नी के मरने पर पति को भी जीवित जलाया जाना चाहिए। अगर ये प्रथा सही है तो, सत्य प्रथा सही है तो, अगर पत्नी मर जाती है तो पति को भी जीवित क्यों नहीं जलाया जाता है? अगर नहीं जलाया, इसका मतलब ये कि ये प्रथा सही नहीं है और इसका जम करके उन्होंने विरोध किया। जरा देखिएगा, मतलब राजा राम मोहन राय के जीवन में एक घटना घटती है। क्या? उनके भाई की मृत्यु होने पर जब उनकी भाभी को जीवित जलाया जाता है तो इस घटना ने उनको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि पश्चिम के श्रेष्ठ मूल्य को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, और कोई भी अगर मूल्य स्वीकार किया जाता तो उसमें विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, बेटा किसी भी विचारक विशेष का अध्ययन कीजिएगा। अगर आप उसके जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी पद्धति का अध्ययन करें, तो निश्चित रूप में उसके ऊपर किसी न किसी रूप में उसके समय की घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। और राजा राम मोहन राय के ऊपर भी उसके समय की घटना का प्रभाव पड़ा, मतलब उनकी भाभी जी को भाई के मरने पर जीवित जलाया गया था, तो इस घटना ने उसको रौंद डाला था। जैसे कि प्लेटो के गुरु सुकरात को जब बिना किसी कारण की मृत्यु दंड दिया गया, उसका जीवन ही बदल गया था। इसलिए जब किसी भी विचारक विशेष की जीवन का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ हम जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग करें। मतलब किसी विचार किसी को समझना हो तो सबसे पहले उसकी जीवनी को देखें। उसके जीवन में कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी जिस घटना के माध्यम से उन्होंने अपने ऐसे या वैसे विचार दिए। ये सूत्र दे रहा हूँ। चलिए बेटा, अब सबसे पहले आपसे पूछा जाए, मान लीजिएगा राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ, तो आप नोट करेंगे यहाँ 22 मई 1772। बेटा नोट करें, 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? नोट करते जाएंगे। 22 मई 1772 में इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में इनका जन्म होता है। तो ये आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है, आपको नोट करना है। इसके बाद में बेटा दूसरा जो बिंदु बनाएंगे हम, ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि जो राजा राम मोहन राय हैं, अब जन्म तो जो है 1772 में होता है, मृत्यु कब होती है इनकी? बेटा ध्यान देंगे, नोट करेंगे 20 सितंबर, ये कभी कभी कंपटीशन पूछ लिया जाता है, 20 सितंबर 1833 में क्या होती है इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु बनाया है, इस बिंदु का भावार्थ जो मूल होगा ये होगा कि वास्तविक रूप में जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए 20 अगस्त 1828, बेटा नोट करेंगे 20 अगस्त 1828
28 को इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? तो आपके सामने है ये 20 अगस्त 1828 को इन्होंने जो है इसकी स्थापना की। इसके बाद में जो अगली बात आपको नोट करनी है बेटा, अगली बात ये नोट करनी है, क्या नोट करनी है, ध्यान दें कि जो राजा राम मोहन राय हैं, वो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के जनक हैं। नोट करें, क्या है बेटा? जनक। किसके? आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन के। जैसे पश्चिम का अध्ययन करते हैं तो पश्चिम में जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसको माना जाता है? मैकियावली को। वैसे ही भारत के अंतर्गत आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का सिरमौर है कौन? राजा राम मोहन राय। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि पश्चिम की बातों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि विवेक और बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में भारत के अंतर्गत अतीत में प्राचीन समय में जो हमारे सर्वोच्च मूल्य थे, उन सर्वोच्च मूल्य को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल अंधविश्वास, श्रद्धा और विश्वास के सहारे मनुष्य को जीवन नहीं जीना है। किसी भी बात को स्वीकार करना है तो विवेक के आधार पर स्वीकार करना है। कारण क्योंकि राजा राम मोहन राय के समय में हमारी समाज व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, हमारी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई थी। तो इन सबको सुधारने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरी बात लेंगे इसमें हम बेटा, जनक हो गए। अगली जो बात ली जाएगी वो यही ली जाएगी, क्या ली जाएगी कि बेटा इन्होंने वास्तव में जो अपने विचार दिए हैं, इन विचारों के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया है? तो आप नोट करेंगे ऐतिहासिक पद्धति। विशेषकर किसका प्रयोग किया है? ऐतिहासिक पद्धति का जो है इन्होंने इसके लिए क्या किया है? प्रयोग किया है। इसके बाद में जो तीसरी बात आती है, तीसरी जो बात आती है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि जो राजा राम मोहन राय है ना बेटा, वो केवल कल्पनावादी नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक विचारक भी है। नोट करेंगे, केवल कल्पनावादी नहीं है बल्कि ये एक क्या है? व्यवहारिक विचारक है। मतलब राजा राम मोहन राय ने आपने जो विचार दिए वो केवल, जैसे कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में केवल कल्पना की बात की है? ऐसे इन्होंने केवल कल्पना नहीं की है बल्कि वास्तविक रूप में इन्होंने व्यवहारिक बातें की। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और ये कहा, तर्क दिया था कि भाई अगर सती प्रथा जो है सही है ना, तो ऐसी स्थिति में ये भी तो हो सकता है क्या कि अगर पत्नी मर जाती है तो पति को भी तो जीवित जलाया जाना चाहिए अगर ये प्रथा अच्छी है तो इसका मतलब तो ये होगा कि केवल महिला के साथ ही अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसका जम करके राजा राम मोहन राय ने विरोध किया है। तो आपको ये सारी बात इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। और इसके बाद में जो मैं मूल बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये होगी बेटा, क्या कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 बातें ले रहे हैं। नोट करेंगे 3 बातें। सबसे पहला तो इसका जीवन परिचय लेंगे, जीवन परिचय जो मैंने आपको जो है पीछे बता दिया है। उसके बाद में इसकी रचनाएं लेंगे बेटा, इसकी रचनाएं कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कॉम्पिटिशन पूछ लिया जाता है ना। रचनाएं लेंगे और उसके बाद में इसकी पद्धति लेंगे। मतलब आज का जो लेक्चर होगा वो 3 बातों से संबंधित होगा, जीवन परिचय, रचनाएं और पद्धति। तो ये आपको अच्छे से जो है समझ लेना है। तो यहाँ तक ये बातें स्पष्ट होगी। इसके बाद में नोट्स के लिए मैंने जो है सारी बातें आपके लिए तैयार कर दी हैं और क्रम से आप ये सारी बातें जो है नोट कर सकते हैं। यस बेटा, चलिए अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ जो टॉपिक का नाम रखा है, क्या रखा है? राजा राम मोहन राय, जीवन परिचय, रचनाएं और पद्धति। मतलब आप यहाँ ये देखेंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें 3 बातें ली हैं हमने। क्या? राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय, यस, रचनाएं और पद्धति। बेटा मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूँ यहाँ, क्या भले आप राजा राम मोहन राय का अध्ययन करें, पश्चिम में जाएं तो भले प्लेटो का अध्ययन करें। राजनीति दर्शन की जो शुरुआत होती है प्लेटो से होती है, इसलिए प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक माना जाता है। और प्लेटो के बाद में इनका जो शिष्य आता है अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी है जिसमें कल्पना की बातें ज़्यादा की गई हैं, आदर्श की बातें ज़्यादा की गई हैं। और अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी है उसमें इन्होंने यथार्थवादी बातें की है। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु के बाद में जितने भी विचारक आए हैं
या तो उन्होंने प्लेटो की बातों का अनुकरण किया है या अरस्तु की बातों का अनुकरण किया है, इसलिए वाद केवल दो ही है। पश्चिम की बात है, केवल दो ही है, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। सत्य है, जो आदर्श की बात करता है, जो कल्पना की बात करता है, वो प्लेटो का अनुयायी है। जो यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, वो अरस्तु का अनुयायी है। ये तो पश्चिम की बात होगी। अब अगर भारत की बात आती है तो भारत के अंतर्गत चूंकि आज हम राजा राम मोहन राय की बात करें, तो राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में अपने विचार दिए हैं। वो विचार इस माध्यम से दिए हैं, किस माध्यम से दिए कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम, उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उस समय का जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमिक सिस्टम है, तो ये सब चरमराए हुए थे। और इन सब में इन्होंने सृजनात्मक सुधारवाद को अपनाया, अर्थात इन्होंने इन सब के अंतर्गत सुधार की बात की थी। सुधार के लिए उन्होंने अपने विचार सुझाव दिए थे। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। एक बात और बेटा, जब हम भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं तो हमारे यहाँ भारत में ये बात भी देखने के लिए मिलती है, भले मनु हो, कौटिल्य, शुक्र हो, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, या राजा राम मोहन राय हो, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, भले कोई भी क्यों ना हो, हमारे यहाँ पर समाज व्यवस्था संबंधित विचार, अर्थव्यवस्था संबंधित विचार, धार्मिक व्यवस्था संबंधित विचार, राजनीतिक व्यवस्था संबंधित विचार, इनको अलग अलग करके नहीं देखा गया है, बल्कि इनका समन्वय करते हुए विचार दिए गए। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो राजनीतिक जीवन जिएगा तो समाज व्यवस्था से प्रभावित होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो समाज व्यवस्था में रहेगा तो राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होगा। मतलब ये सारी जो व्यवस्थाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए इन्होंने कटे छटे रूप में ऐसे विचार नहीं कि केवल राजनीतिक चिंतन ही किया हो, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हो, नहीं। इन्होंने वास्तविक रूप में व्यक्ति को एक समग्र माना है और समग्र इस रूप में माना है कि अगर व्यक्ति एक राजनीतिक विचार दे रहा है, राजनीति के बारे में कुछ कह रहा है, तो निश्चित रूप में समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था से प्रभावित होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा राम मोहन राय ने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर 3 बातों से संबंधित होगा, जीवन परिचय, रचनाएं और पद्धति। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है और नोट्स बनाने के लिए मैंने सारी बात यहाँ लिख दी हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं और 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में बनर्जी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो एक कुलीन जमींदार परिवार था। उनके पिता रमाकांत तथा माँ तारिणी देवी, जो कि धार्मिक कर्मकांडों में, रीति रिवाजों में गहरी आस्था थी। ठीक है, ये सारी बातें आप देख लेंगे। फिर इनको राजा एवं राय उपाधि की जो है सूचक दिया गया है। और राजा राम मोहन के पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के उच्च पदाधिकारी थे। ठीक है, और उनकी निष्ठा से आज प्रश्नों के नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से सम्मानित किया। ये सारी बातें मैंने यहाँ नोट कर दी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये 15 वर्ष की आयु में ही बांग्ला, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये बड़ी बुद्धिमान थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इन्होंने जो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के लिए जो है विरोध किया। मतलब इनका कहना था क्या कि तार्किक एवं सार्वलौकिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के लिए कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें नोट कर लेंगे। और सन 1803 से 1814 तक राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में नौकरी की थी। तो ये भी आप देख लेंगे, तो इससे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। 15 नवंबर 1830 को जो है उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की थी। और एक बात और ध्यान रखना है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। अब 1828 में की, लेकिन इसकी जो मुख्य तिथि वो क्या है बेटा, तो आप नोट करेंगे 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान देंगे। इसके बाद में 1832 में ब्रिटिश संसद ने सुधार अधिनियम पारित किया था। तो ये सारी बातें आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 20 सितंबर 1833 को इनकी ब्रिस्टल नगर में जो है मृत्यु हो जाती है। और राजा राम मोहन ने अपने जीवन में भारतीय समाज में बौद्धिक जागरण, शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक सुधार के अथक प्रयत्न किए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। और 1829 में लॉर्ड बेंटिस ने सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया। जरा ध्यान दें, उनके गंभीर प्रयत्नों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, और इसके बाद में एक बात और, राजा राम मोहन राय जग जागरण के लिए जो है बंगला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मितुल अखबार नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में दूसरी बात ले रहे हैं हम, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कंपटीशन पूछ लिया जाता है। तो 7, 8, 9 रचनाएं यहाँ हमने नोट कर दी हैं। पहला हो गया हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियाँ 1822। दूसरा है प्रेस पर नियंत्रण संबंधी नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका 1823। ठीक है बेटा, नेक्स्ट तीसरा हो गया धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध। चौथा ईसाई जनता के नाम अपील।
5वां अंग्रेज शिक्षा पर लॉर्ड हैम्स्टर के नाम एक पत्र, यूरोपवासियों को भारत में बसाने के संबंध में विचार। 7वां है भारत की प्राचीन व आधुनिक सीमाएं, भारत का इतिहास। और 8वां है भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर 1832। ये इनकी रचनाएं होगी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में किसी भी रूप में बातें पूछी जा सकती। ठीक है बेटा। इसके बाद में इनकी पद्धति लेंगे, राजा राम मोहन राय की पद्धति, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी रचनाओं में राजनीतिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बेटा? ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अभिमत में गजनी तथा गौरी ने राजदूतों के आंतरिक कलह का लाभ उठा करके भारतीयों को पराधीन बना दिया। राजा राम मोहन राय के अनुसार निरंकुशता के अलावा भारतीय नरेशों की आपसी फूट तथा कायरता, युद्ध कौशल की कमी तथा जनता में देशभक्ति का अभाव ने भारत की अहिंसा के मार्ग की ओर परिवर्तित कर गुलामी की बेड़ी में जकड़ लिया। राजा राम मोहन राय न केवल भारतीय इतिहास के ज्ञाता थे, बल्कि उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका के इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था, और उनकी समस्त रचनाओं में यह ऐतिहासिक अनुभव जो है दृष्टि परिलक्षित होता है। ठीक है। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। पीछे मैंने आपको बता दी रचनाएं कौन कौन सी। इसके बाद में बेटा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको नोट करना है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। जैसा कि बी मजूमदार के अनुसार आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से ठीक उसी ही प्रकार प्रारंभ होता है जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से होता है। ठीक है। किसने कही है? मजूमदार ने। नोट कर लेंगे। इसके बाद में एक विद्वान है सोफिया फॉलेट, नोट करेंगे इसको। उन्हें भारतीय इतिहास में एक ऐसे सजीव पुल जैसे नदी को पार करना है तो उसके ऊपर से पुल बनाया जाता है ना, तो सजीव पुल के रूप में देखा है, जिसके ऊपर होकर के भारत अपने अतीत से निकलकर अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर होता है। ये भारत में न केवल आधुनिकता के प्रवर्तक के, बल्कि उन्होंने सृजनात्मक सुधारवाद की नींव रखी। किसकी? सृजनात्मक सुधारवाद की नींव रखी, और अकर्मण्यता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज़ उठाई। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख लेंगे। अब इनके बारे में जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई। उनकी प्रतिभा में रचनात्मक सजीवता के होने के कारण उन्होंने अतीत एवं समकालीन दोनों, ध्यान दें, अतीत एवं समकालीन दोनों संस्कृतियों के सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया। इसलिए बेटा यहाँ एक प्रश्न बनता है कि पूर्व और पश्चिम का समन्वय किसने किया भारत में? राजा राम मोहन राय ने। मतलब परंपरावाद और आधुनिकतावाद का समन्वय राजा राम मोहन राय ने किया। इसलिए राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का समन्वयकर्ता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय सामाजिक, मतलब आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का शिरमौर माना जाता है, सरताज माना जाता है, सर्वोच्च चिंतक माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ तक हो गए इंदिरा गांधी जी के शब्द है, तो इनको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में बेटा जो राजा राम मोहन राय है ना, उनका जो चिंतन है केवल यूटोपियन, मतलब कल्पनावादी नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि उनको आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। अब एक समाज सुधारक, धार्मिक सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं के लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को छुआ और उनके समाधान प्रस्तुत किए। ये एक समाज सुधारक भी हैं, धार्मिक सुधारक भी हैं, राजनीतिक विचारक भी और शिक्षाविद भी हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा। और इसके बाद में अंत में जो हम बात बताने जा रहे हैं, इस आरोप में ले लेंगे। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि न तो भारत में भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए, मतलब न तो भारत में भूतकाल पर आंखें बंद कर निर्भर रहा जाए, और न ही पश्चिम का नानुकरण किया जाए। मतलब पश्चिम के मूल्यों को भी आंखें बंद कर करके आप स्वीकार नहीं करें, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अच्छी बात है स्वीकार करो, बुरी बात है तो छोड़ दो। और इसके साथ में जो है भूतकाल पर भी आंखें मूंद कर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। दूसरी ओर उन्होंने ये विचार रखा कि विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य, प्राच्य मतलब पूरा मतलब भारत, प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजो कर रखना है। अतः उन्होंने चाहा कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे। राजा राम मोहन राय कह रहे पश्चिमी देशों से सीखो, सीखना कोई बुरी बात नहीं है भाई। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो समाज को चलाने के सर्वोत्तम सिद्धांत होते हैं
तो उन सिद्धांतों का किसी एक देश ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। अच्छी बातें उनको कोई भी देश स्वीकार करे, बुराई कहाँ है, और उधार लेने में कोई बुराई भी नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं? सीखे, मगर सीखने की यह क्रिया एक बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया हो जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए। मतलब दूसरे देशों से सीखें आप, कोई बुरी बात नहीं। राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि पश्चिम से सीखो, लेकिन जो ये सीखने की क्रिया है ना वो बौद्धिक और सृजनात्मक हो, मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हुए। ऐसा नहीं हो कि आप जो केवल आस्था और विश्वास के सारे जीवन जिए, नहीं 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 नहीं, आप अपने विवेक का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, ज्ञान का प्रयोग करें। अच्छी बात है तो उनको स्वीकार करें, कोई बुराई नहीं है। और इस प्रक्रिया का अर्थ है भारत पर पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं हो, मतलब पश्चिमी संस्कृति को थोपना नहीं होना चाहिए ये प्रक्रिया। इसलिए वे हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाने के विरोध। जरा ध्यान दें, अब दोनों बातें आ गई यहाँ। इसलिए वे हिंदू धर्म के सुधार के हिमायती, मतलब चूँकि हिंदू धर्म के अंतर्गत काफ़ी कुरीतियाँ हैं, तो राजा राम मोहन राय खुलकर कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उनको दूर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लाया जाए। नहीं 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 नहीं, वो ईसाई धर्म लाने के विरोधी थे, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में जो कमियां हैं उनको दूर करो। हमारे समाज के अंतर्गत, हमारे समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो विघटन हो रहा है, विचलन हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो कुरीतियाँ हैं तो उन कुरीतियों को दूर करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये नहीं है कि भाई ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया जाए। नहीं 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 नहीं, हिंदू धर्म ही रहेगा, लेकिन इसमें जो बुराई है उनको दूर किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि राजा राम मोहन राय मूलतः ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है हमारा जो अतीत है वो इतना सर्वोत्तम रहा है, हमारे अतीत में समाज के जो मूल्य थे वो बड़े सर्वोच्च थे, श्रेष्ठ थे, तो उन मूल्यों को अपनाया जाए। और इसके साथ में चूंकि जो मध्यकाल था वो अंधकार का युग था, मध्यकाल के अंतर्गत जो मनुष्य जीवन जीता था वो आस्था और विश्वास के सहारे जीता था। तो राजा राम मोहन राय यहाँ कह रहे हैं कि भाई विवेक का प्रयोग करते हुए आप अपना जीवन जिए, विवेक का प्रयोग करते हुए जो अच्छी बात है उनको स्वीकार करें, और पश्चिम से भी यदि कोई अच्छी बात हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब पश्चिम से भी सीखें, लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें विवेक और बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। ये जब बातें जो राजा राम मोहन राय ने कही, तो इन बातों के आधार पर ही राजा राम मोहन राय को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण, दोबारा मतलब फिर से जगा रहे हैं। जगाने का मतलब ये कि आप केवल विश्वास और श्रद्धा के सारे जीवन क्यों जी रहे हैं। जैसे सती प्रथा है, तो इसमें जब इनके भाई की मृत्यु हो जाती है तो इनकी भाभी जी को जब जीवित जलाया जाता है इनकी आंखों के सामने, तो इन्होंने यहाँ पर विवेक का प्रयोग किया कि इसमें क्या तर्क संगतता है, क्या विवेक संगतता है, इसमें कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है कि पति की मृत्यु हो जाए, पत्नी को जो है जीवित जलाया जाए। और अगर ये सही है तो उन्होंने कह दिया है कि भाई जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को भी जीवित जलाया जाना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर विवेक का प्रयोग हुआ कि नहीं, केवल आस्था विश्वास श्रद्धा के सारे नहीं जी रहे हैं यहाँ पर जीवन। राजा राम मोहन राय तर्क दे रहे हैं कि किसी बात को स्वीकार कर रहे हो तो आप वहाँ विवेक का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। केवल अंधविश्वास श्रद्धा है आस्था के सहारे मनुष्य कब तक जीवन जिएगा। अगर कोई बुरी प्रथा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि प्राचीन समय में आप देखिएगा तो प्राचीन समय में हमारी संस्कृति कितनी जो है श्रेष्ठ थी, सर्वोत्तम थी, तो वहाँ विवेक का प्रयोग किया जाता था। इसलिए कहा था कि प्राचीन संस्कृति को, हमारा जो अतीत था वो बहुत श्रेष्ठ था, उसको अपनाया जाए। और उसको अपनाने का मतलब यही है पुनर्जागरण, कि आप उठो, जगो, कहाँ सोए हुए हैं आप। तो ये सारी बातें जो है राजा राम मोहन राय के बारे में हमने आपको बता दी हैं। तो ये 3 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इन 3 बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद में जो हम बात लेंगे वो ये बताएंगे आपको क्रम से क्या, कि जो राजा राम मोहन राय हैं विशेषकर एग्जाम की दृष्टि से, भाई राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार पढ़ाएंगे आपको, राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार। और राजा राम मोहन राय के बारे में जो महत्वपूर्ण लेक्चर में तैयार करूँगा वो ये करूँगा कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक भी हैं। राजा राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम में समन्वय करने वाले भी हैं, तालमेल स्थापित करने वाले भी हैं। तो आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय क्यों माने जाते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। कुल मिलाकर ये है कि मैं अब आपको जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इसमें भले ही कितने ही लेक्चर तैयार हो जाएं, लेकिन अब ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जितना मेरा प्रयास हुआ मैंने ज़्यादातर बातें आपको समझा दी हैं। अब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैं
भरसक प्रयास करूंगा कि इस रूप में समझाऊं जिससे कि किसी भी रूप में आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मुझे पूरा विश्वास है आज आप राजा राम मोहन राय के बारे में, इसका जीवन परिचय, रचनाएं और पद्धति, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।